नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते का जब इख्तिताम हुआ, उसका जब एंड हुआ तो ऐसा लगता था कि सेंटर और सिंध के दरमियान जो खिंचाई थी, जो तलखी थी, जो एक टेंशन सी थी, उसमें बहुत हद तक कमी आई है और एक बहुत सी चीज़ों पे NCOC की मदद से एक कंसेंसस हो गया। और जब वज़ीर आज़म ने ये इख्तियार भी सूबों को दे दिया कि सूबे जो चीज़ मुनासिब समझें सूबे वही करें। लेकिन आज नेशनल असम्बली के फ्लोर में बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने एक बार फिर वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे ताबड़तोड़ हमले किए। उनका ये कहना था कि सेंटर सूबों की मदद बिल्कुल नहीं कर रहा, वफाक ने तफ्तान को मिसमैनेज किया। और उन्होंने ये भी कह डाला कि ग्लोबल जो पेंडेमिक है उसने दुनिया भर की जो की लीडरशिप थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके कैरेक्टर को उजागर किया है। उनकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो सामने आई हैं और पाकिस्तान में बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनएप्टीट्यूड या उनकी इनकॉम्पिटेंस जो है वो खुल के सामने आ गई है। यूँ तो बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर हैं और बिलावल भुट्टो का काम ही है कि तनकीद करें, लेकिन जहाँ सिंध की PPP की बिलावल भुट्टो की तनकीद को शायद कुछ मदद मिल सकती है आज, वो ये है कि जब मार्केट्स खुली हैं, लोग बाज़ारों में निकले हैं, तो जो फुटेज और ख़बरें आ रही हैं बड़े बड़े शहरों से, खा वो कराची हो या लाहौर हो, हमारे करीबी रावलपिंडी हो, उसमें ऐसा लगता है और बहुत सी फुटेज टेलीविज़न पे नहीं भी है, सोशल मीडिया पे भी है, लेकिन उससे देख के ऐसा लगता है कि जो अंदरून शहर किस्म के जो बाज़ार हैं, जैसे रावलपिंडी का बन्नी है या राजा बाज़ार है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। और जो SOPs हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को जो तवक्को थी SOPs की, जो असद उमर साहब बार बार कह रहे थे कि हम एक स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, वो चीज़ जो है होते नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि जब आने वाले चंद दिनों में ईद में जो है इसकी इंटेंसिटी में, प्रेशर में इजाफा होगा तो फिर रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो देखने में आ सकती है। और वफाकी हुकूमत जिसने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, उसको लेकर चल रही है, इकॉनमी को खोलना चाह रही है, उसके लिए सियासी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे आज की डिस्कशन में सूबा सिंध के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन करेंगे कराची से ही, सिंध से ही, खुर्रम शेर जमान साहब जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और ट्रेडर्स के साथ मिलकर उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि मार्केट्स खुल सकें। नईम मीर साहब सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, ज़ाहिर है ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। नासिर हुसैन शाह साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर सकूँ, जो मैंने अपने इफ्तिताइये में कहा कि जुम्मे के दिन हमें ऐसे लगता था, जब हफ्ता इख्तिताम पे पजीर था पिछला, ऐसा लगता था कि सिंध और सेंटर के दरमियान जो वॉर ऑफ वर्ड्स है उसमें बड़ी कमी आ चुकी है, एक एग्रीमेंट हो गया है, एक कंसेंसस हो गया है। आज वो स्पिरिट तो नजर नहीं आ रही दोबारा, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर का तो जिक्र किया, लेकिन उससे पहले जो वजीर खारजा साहब ने तकरीर की उसका आपने बात ही नहीं की कि उन्होंने आया क्या। जो उनकी स्पीच थी, जो शुरू उन्होंने किया, उसमें कोई ऐसी चीज तो कही उन्होंने नहीं कही कि जिसका जवाब देने के लिए फिर चेयरमैन साहब को ऐसी बात करनी पड़ी, ठीक, या फिर इसमें तनाव आया। मेरे ख्याल में उनकी आपने नहीं सुनी। सो आपका आर्गुमेंट यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर का जवाब दिया है बिलावल भुट्टो ने? जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसमें वजाहत भी की कि मैंने तकरीबन तमाम तकारीर सुनी, मोहतरम कुरैशी साहब की भी और बाद में ख्वाजा साहब की भी और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी। तो स्टार्ट जिस तरह लेना चाहिए था ट्रेजरी बेंचेस को, हुकूमती अरकान को, वो नहीं आया। चाहिए तो ये था कि इस तरह की बात उनकी तरफ से आती, लेकिन आपने देखा है कि ये भी जिम्मेदारी जो है ये अपोजिशन के ऊपर होती है। पहले भी जब ये स्टार्ट हुआ था वायरस का, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल खुले दिल से कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ हैं और बाकी चीजें बाद में करते रहेंगे, इस मामले में हम आपके साथ देंगे। फिर आपने देखा कि जब पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई तो उसमें मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात करने के बाद और जो दीगर पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, जिसमें चेयरमैन बिलावल साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, दीगर लोग भी थे, उनको सुने बगैर उठ के चले गए और कहा कि एक और इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग है। और फिर दीगर चीजें भी इस तरह की हुई
और क्योंकि आपके रिकॉर्ड पे भी सारी चीजें हैं मीडिया के लेकिन पास। शाह साहब, ये इतने बड़े इशू हैं कि जिसकी वजह से पेंडेमिक की मैनेजमेंट में पीपल्स पार्टी तावन नहीं करेगी, उसमें रखना अंदाजी होगी या गम गुस्से का इजहार किया, इतने बड़े इश्यूज हैं। में देखिए मैं आपको अर्ज करूं, किसी ने कुछ कह दिया, अपने सुने बगैर चले गए। मेरा कहने का अर्ज ये है कि इसका जवाब इसी तरह दिया जिस तरह पॉलिटिकली तौर पर चेयरमैन साहब ने दिया, लेकिन हमने कहीं किसी चीज में रखना नहीं डाला। अच्छा, एक तो ये सारी चीजें हमने खुद स्टार्ट की थी। 26 फरवरी से जब पहला केस आइडेंटिफाई हुआ तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे और तिब्बी माहिरीन के कहने पे चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद एक टास्क फोर्स भी बनाई। जब उन्होंने सजेशंस दी तो हमने यहाँ पे काम शुरू किया। उस वक्त भी आपने देख लिया था कि फेडरल गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस थी वो ये थी कि 13 मार्च को जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली मीटिंग की। तब तक उनका एक ट्वीट था। जफर साहब जरूर हमारे टच में थे। अच्छा। लेकिन ये जितनी चीजें हुई मरहलावार। अच्छा, मैं फिर आपकी तरफ आना चाहता हूँ शाह साहब, मैं जरा, क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेनी है बहुत जल्दी, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। इसको बिल्ड अपॉन करते हैं। मैं जरा क्विकली, खुर्रम शेर जमान साहब, आज कराची में जो हमारी कम अज कम इत्तला है कि जब मार्केट्स खुली हैं तो कोई एसओपी की अमलदारी नहीं हुई। आप भी खुद ट्रेडर्स के हमदर्द रहे हैं, आप जाहिर है। अब इस मौके पे आपको क्या लगता है कि जो तवक्कुआत थी असद उमर साहब की, स्मार्ट लॉकडाउन की, एहतियाती तदाबीर की, डिस्टेंस रखा जाएगा भारत को, आपको अमल उस पर होता नजर आ रहा है? अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि अगर ताजिरान जितने भी हैं, जितने दुकानदार हैं, अगर वो एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो जाहिर है कि गवर्नमेंट को जो अपना एक्शन लेना वो तो लेगी। देखिए, हम पहले दिन से जितनी भी बिजनेस एसोसिएशन हैं उन सबके साथ हम खड़े थे और हम रिक्वेस्ट करते रहे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट एसओपीज सेट करें और उन एसओपीज को सेट करने के बाद इजाजत दी जाए कारोबार को खोलने की। लेकिन अगर अभी जो ताजिर बरादरी हैं वो एसओपीज को फॉलो नहीं करवाएंगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर तो फिर इकदाम मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उठाएगी, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे उसके अंदर। लेकिन मैं एक बात इसके अंदर आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो एक ब्लैंकेट एसओपीज बना दी गई हैं तमाम कारोबारी शख्सियात के लिए, वो भी ठीक नहीं है। जैसे कि लेट्स से अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट का कारोबार करने वाले हैं तो उनके लिए एसओपीज कभी एक जैसी नहीं हो सकती हैं। एसओपीज के अंदर भी थोड़ी सी गवर्नमेंट को और मेहनत करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा और डिफाइन करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, इट्स नॉट इनफ। सो इसकी थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाएं, इटली को देख लें, यूके को देख लें, यूएस को, तो उन्होंने जब अपने कारोबार को खोला है तो उन्होंने इंडस्ट्री वाइज जो है एसओपीज बनाई हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। और मैं जरूर कहूंगा कि देखें, एसओपीज तो लाजिम है, अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो लाइक मी एज एन ऑपोजिशन पार्टी मेरे लिए भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से बड़ा लड़ा है इसके ऊपर, बड़ा हमने जिद की है कि बहुत जरूरी है कि बेरोजगारी हो रही है, लोग भूखे मरेंगे, मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। सो मैं तो आपके शो के जरिए भी मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा बहुत ज्यादा जरूरी है एसओपीज फॉलो करना, उन सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को क्या लेना। आप मुतमईन हैं? जाहिर है कि मुश्किलात लेकिन बढ़ेगी। आपकी क्या इत्तला है, चूंकि आपने ट्रेडर्स के कॉज के लिए खुर्रम शेर जमान साहब मसलसल आवाज उठाई, आप उनके साथ प्रेस ब्रीफिंग करते रहे। आज जो रद्द अमल देखने में आया है कराची में, लाहौर में, पिंडी में, उस पे आप मुतमईन हैं कि ये वही रवैया होना चाहिए मार्केट्स में जो आप तवक्को करते थे? नहीं सर, अगर आज के लिहाज से मैं देखूं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मैं चलें अपने पंजाब में तो तारीफ कर लूंगा, मैं बेसिकली जो मुझे नजर आ रहा है मैं तो कराची के हिसाब से देखूंगा। तो आज भी मैंने कराची के अंदर देखा कि एसओपीज फॉलो नहीं की जा रही थी। और उसके अलावा भी मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि जब ये लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दौरान भी मेरी जो शिकायत थी सिंध गवर्नमेंट से वो ये थी कि इनके कॉल और फेल के अंदर तजाद है। उसकी वजह ये कि जो मेन लेन्स थी, जो मेन रोड्स थे, जो डिफेंस क्लिफ्टन था, जो सदर का एरिया था, वो तो बंद था, लेकिन जितनी इंटरनल स्ट्रीट्स थी या जितना भी कच्ची आबादी का इलाका था वहां पे तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और आज तक जो है वो लॉकडाउन आज तक वो हुआ ही नहीं है। लोग खुलेआम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूं कि और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, और ज्यादा लोगों को, और उसके साथ साथ लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगाई जाए, लोगों को फाइन किया जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए। क्योंकि देखें, अगर एक तरफ हमने कारोबार के लिए जंग लड़ी तब हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हमने आवाम को अब ये बताना है कि ये मामला सीरियस है। डेफिनेटली इसमें भले हम सिंध के अंदर ऑपोजिशन के अंदर है, लेकिन जहां पे एसओपीज को इम्प्लीमेंट कराने की बात होगी, मैंने शुरू से कहा था सिंध गवर्नमेंट को कि मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। जहां जाना पड़ा, कारोबारी एसोसिएशंस के पास भी जाना पड़ा, मार्केट्स में भी जाना पड़ा, तो मैं वहां पे खुद जाती तौर पे जाऊंगा।
नईम मीर साहब, आप कुछ दिन पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और ज़ाहिर है कि आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर एसोसिएशन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप सामने लेके आते हैं, आप हुकूमत से भी कंसेशन चाहते थे बहुत से, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन जो रवैया देखने में आया रावलपिंडी में, जो गुंजान जो ज़रा कंजस्टेड किस्म की मार्केट्स हैं, आपके ख्याल में ये मुनासिब है और इसका सदेबाब क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी जो मुल्की सियासी क़यादत है ना, कोरोना को लेकर इनके अंदर हम आहंगी कभी भी नहीं रही, और ये उसी इनके तज़ाद और हम आहंगी के ना होने और यकजहती के ना होने का नतीजा है कि मुनासिब SOPs ही नहीं बन सके आज तक। जो अभी तक हमें दिए गए हैं वो भी मुनासिब नहीं हैं, और हम जो स्टेक होल्डर्स थे हमारे मुताबिक उन SOPs को ढाला ही नहीं गया। मैं आपके इस प्रोग्राम में पहले भी ये शोर शराबा करता रहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मीडिया पे मैं ये बात करता रहा कि बुनियादी एक SOP है जिसने कोरोना से हमें बचाना है, वो ये है, सादा सा SOP है कि हमने रश नहीं होने देना, हमने फासला रखना है, और हमने अपने कारोबार इसी अंदाज में खोलने हैं कि ये फासला बरकरार रहे। अब उसके हवाले से मैंने आप ही के प्रोग्राम में इस बात को दोहराया, पहले भी दोहरा चुका था दूसरे प्रोग्रामों में, कि आपने जिन शोबाजात को यानी एसेंशियल आइटम्स को आपने खोला है, वहाँ पर आपने जो महदूद वक्त किया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रश को बढ़ाने की। और रश जो होता है जब बढ़ता है तो SOPs अब्यूज़ हो जाते हैं। तो इन्होंने हमारी इस बात पर कान नहीं धरा, और फिर हमने कहा कि जब आप लॉकडाउन खोलने जाएंगे तो जो जब आप लॉकडाउन खोलने जाएंगे तो आपने ईद के त्यौहार से मुंसलिक जितने भी कारोबार हैं आपने उनको 24 घंटे के लिए खोलना है, आपने उन्हें महदूद वक्त के लिए नहीं खोलना। इन्होंने एक जुल्म ये किया कि महदूद वक्त के लिए कारोबार को खोल दिया, और दूसरा इन्होंने जुल्म ये किया, इन्होंने हफ्ते में 3 दिन कारोबार भी बंद कर दिया। अब मुझे बताएं कि होलसेल मार्केट्स के SOPs तो 8 से 5 चल सकते हैं, लेकिन जो रिटेल मार्केट्स हैं, जो एसेंशियल आइटम्स के या फूड रिलेटेड बिजनेस हैं या ईद रिलेटेड बिजनेस हैं, वहाँ पर तो ये SOPs चल ही नहीं सकते। वहाँ पे तो रश जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं साहब, मैं ज़रा इसमें मुझे बड़े अहम नुक्ते आपने उठा दिए हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो आपने रश देखा है, क्या आप समझते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिर्फ हाँ और ना में बता दें कि सही है गलत। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये हुकूमत के गलत SOPs का नतीजा है। इसमें हमारा कसूर कम है, हुकूमत के गलत SOPs का कसूर ज्यादा है। नासिर हुसैन शाह साहब, एक दिन मैंने भी गुजारा NCOC में, जहां मुझे सूबों और सेंटर के दरमियान में जो बातचीत थी उसको देखने का मौका मिला। वहाँ मैंने देखा कि वफाक ने यह प्रपोजल दिया कि रात के 12 बजे तक दुकानें जो हैं रिटेल की कारोबार खुले रहें ताकि रश ना हो। पंजाब ने और सिंध ने, सूबों ने यह कहा कि नहीं जी 5 बजे बंद कर दें, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, 5 बजे के बाद अगर खुला रहेगा तो इफ्तार के बाद लोग सारे उसी टाइम में आएंगे। अब ये आपने सुना है नईम मीर साहब को जो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो महदूद घंटे हैं, ये जो महदूद औकात हैं, इसकी वजह से इंटेंसिटी और प्रेशर बढ़ता है, और ये 7 दिन खुले होने चाहिए रात के 12-12 बजे तक, और ईद से पहले तो इसको 24 घंटे खोल दें ताकि रश और इंटेंसिटी कम हो, लोगों को पता हो, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर रही है चीज। तो आपका प्रपोजल अनइंटेलिजेंट है, इन अदर वर्ड्स। सर देखिए, मैं आपको ये अर्ज करूं, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, वो ये जो फैसले किए गए कोई खुशी से नहीं किए किसी ने भी। ये जो चीजें देखी जहाँ पे ये वायरस है बैरून ममालिक, जहाँ पे इसको कामयाबी से फेस किया गया, उसमें कमी आई, वो इन्हीं चीज़ों से आई कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की जाए, और इसी वजह से किया। ये भी जो इस वक्त का लॉकडाउन है, अगर आप माहिरीन की बात सुने तो वो कहते हैं कि ये भी आप सब ने हमारे ऊपर अभी से तनकीद शुरू हो गई है, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कि ये आपने गलत कर दिया। लेकिन हमें अपने मुआशी हालात को देखते हुए मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है मीर साहब, और मुझे अंदाज़ा है कि जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन ये हालात नॉर्मल नहीं है कि जिनमें कोई नॉर्मल दिनों में हमने इस तरह की कोई कदगन लगा दें या कोई पाबंदियां लगा दें। ये सब बड़ी, लेकिन शाह साहब वो तो आपकी लॉजिक को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपकी मंतक को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लॉजिक आपने अप्लाई किया उस लॉजिक के नताइज ठीक नहीं निकल रहे। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये लॉजिक जो है, अब मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता कि ये लॉजिक्स कहाँ पे चलती हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर दूं कि अगर जैसे रात का प्रपोजल था, आप थे उस मीटिंग में, वहीं पे ही या उससे पहले जो एक मीटिंग हो चुकी थी,
और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब वाली मीटिंग हुई, उसमें यही बात सामने आई बाद में कि अगर आप रात का सिर्फ वो टाइम देते हैं तो लोग मोस्टली आएंगे ही उसी टाइम पे, रात का जो टाइम होगा। अच्छा, उसके अलावा हमें अपने इन्फोर्सर्स का भी ख्याल रखना है, जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज होती हैं, वो रोड पे होते हैं, मार्केट्स में, इधर उधर हर जगह पे उन्होंने होना होता है, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे। तो हमें आज ही आप देख लें, हर जगह से शिकायत आ रही है कि किसी चीज पर अमल नहीं हुआ, वाकई अमल नहीं हुआ, और हमने भी पहले दिन है, 1-2 दिन है, इसको देख रहे हैं, लेकिन इनमें SOPs बनाएंगे और हम सब मिलकर साथ बनाएंगे। मैं तो अपने सूबे के जो ताजिर बरादरी है, और जाहिर है मीसा वाले भी उसी में ही होंगे, सारे मुल्क के सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने तो खुद हमें कहा है कि हम अपने कैंप लगा रहे हैं हर मार्केट में, हर जगह पे अवेयरनेस भी देंगे और एक्शन में भी उनको साथ, CM साहब ने कहा है कि आप साथ हों, और उन्होंने भी हामी भरी है। लॉ इन्फोर्सर्स के साथ वो भी होंगे कि इन SOPs पर अगर कोई अमल नहीं कराता तो दूसरी बात यह है कि एक अगर प्रॉपर लॉकडाउन था पूरे मुल्क में काफी हद तक, और अब अगर उसमें कोई ये रियायत दी गई है, उसको नरम कह दें, सॉफ्ट कह दें, स्मार्ट लॉकडाउन कह दें, जो भी कह दें, तो अब जब हुआ है तो इसको देखा जा रहा है ना, अगर इन SOPs पर अमल करेंगे हमारी ताजिर बरादरी तो हम इसको टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया आज। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। सही बात है, हम इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उसमें इनकी हमें कारकर्दगी देखनी होगी कि ये किस तरह उसको जो कितना कोऑपरेट करते हैं। शाह साहब मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस अहम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नासिर, वेलकम बैक। नासिर, गुफ्तगू का आगाज़ नासिर हुसैन शाह साहब से ही करते हैं एक दफ़ा फिर। नासिर हुसैन शाह साहब, आज बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मुझसे 18th अमेंडमेंट की बात ना करें, कोरोना पे ही बात कर लेते हैं। फिर कोरोना पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेंटर के पास, सेंटर को ज़्यादा सूबों की मदद करनी चाहिए और हेल्थ के पेंडेमिक जो है वो सूबा उसका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, उसको रिसोर्सेज चाहिए। अब 18th अमेंडमेंट पे जो वाविला है वो ये है कि जो रिसोर्सेज है उनकी डिवीज़न ऐसे हो गई है कि, और जो 7th NFC अवार्ड है उसके बाद से, कि 58% जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, 58% वो तो सूबों को जा रहा है, और 42% जो है वो सेंटर के पास है, जिसमें से सेंटर ने डेट रिपेमेंट भी करनी है, डिफेंस भी चलाना है। तो एक तरफ से तो सिंध 18वीं तरमीम को बिल्कुल कालाबाग डैम बना के बैठा है, दूसरी तरफ से सिंध तवक्को करता है कि सेंटर उसको मजीद फाइनेंशियल मदद करे। ये दोनों में तजाद नहीं है नासिर साहब, शाह साहब? सर, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन आज पता नहीं क्यों सर आप इधर से बात उधर लेके जा रहे हैं, उधर से इधर ला रहे हैं। मैं सर आपको ये अर्ज करूँ, 18वीं तरमीम जाहिर है कोई सहीफा नहीं है कि उसमें कोई बात नहीं हो सकती, बात बिल्कुल हो सकती है, बल्कि इस वक्त तो हम कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पर जो अमल होना था वो अभी तक मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं, और पहले तो उस पर अमल किया जाए और फिर उसके बाद देखा जाए। रही बात जो इमदाद की बात है, देखें सर, इशू ये है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास जो उन्होंने पेमेंट करनी थी उसकी मद में, लोन की मद में, इंटरेस्ट की मद में, वो डेफर हुई हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिला हुआ है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हुई हैं, वो डिफरेंस जो टैक्सेस का है वो भी अपनी जगह पे है। फिर बाहर से जो भी सपोर्ट मिलती है वो भी फेडरल गवर्नमेंट को मिलती है, सॉवरेन गारंटी भी इनके पास है, और बिल्कुल इजी बात करूं मैं कि नोट छापने वाली जो फैक्ट्री कह लें या जो कुछ है वो भी इनके पास है, नए नोट छापने। नोट तो छाप नहीं सकते ना अब आजकल के हालात में। मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि इस तरह की जो चीजें हैं या बाहर की, जो चेयरमैन साहब ने जो बात की है उस पहराए में की है कि जो बाहर से कोई फंड मिलता है, रिलीफ मिलता है, दीगर चीजें आती हैं, जो भी सिलसिला है, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को मुकम्मल सपोर्ट करे। और मैं एक और भी वजाहत कर दूं कि चेयरमैन बिलावल साहब ने जब भी बात की है, उनकी उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो कुछ अर्सा पहले कराची में हुई, आज भी हुई, या वैसे भी वो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आप सिंध को सपोर्ट करें, वो कह रहे हैं आप बलूचिस्तान को सपोर्ट करें, KP को करें, पंजाब को करें, आज़ाद कश्मीर को करें, GB को करें, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन शाह साहब एक इशू तो फिर ये भी लोगों के जहन में आता है ना कि 18वीं तरमीम का बुनियादी मकसद यह था कि डेवोल्यूशन होगी, डिस्ट्रिक्ट तक, तहसील तक, शहर तक जाएगी। अब कराची शहर है जहां वो डेवोल्यूशन नहीं हुई है। अभी खुर्रमशेर जमान साहब आपके साथ हैं कि सिंध की हद तक तो आपको पावर मिल गई, लेकिन कराची को नहीं दिया आपने। चले मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं। मैं आज तो देखें, आज खुर्रमशेर जमान साहब मेरे मोहतरम है और आज उन्होंने
अच्छी अच्छी बातें की हैं, तो मैं वो जो कंट्रोवर्सी वाली बात है, बहुत सारे जवाबात हैं जो देने हैं, वो किसी और प्रोग्राम में, हम आपका प्रोग्राम एक अच्छी तरफ जा रहा है तो उसको इस पे ही रहने दें। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो खुर्रम साहब कह रहे हैं या आपने कहा थर्ड टियर की बात की, सिर्फ एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो भी हमारा कानून बना हुआ है बल्दियात का, उसके तहत हर चीज जो है वो उस पर काम हो रहा है, वो चीजें मिली हुई हैं, उसमें बेहतरी आनी चाहिए नीचे। और मैं तो खुद जाती तौर पर डेवोल्यूशन का हामी रहा हूँ अब भी, और हम उस पर मशावरत कर रहे हैं। नया जो कानून आएगा उसमें हम लोग मजीद बेहतर करेंगे, इनको ज्यादा एम्पावर करेंगे फाइनेंशियली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, पंजाब में जो बल्दियाती जो थी बॉडीज, लोकल बॉडीज जो थी, वो 2 साल पहले खत्म कर दी गई और उनके इलेक्शन आज तक नहीं हुए। केपी में ड्यू है इलेक्शन बहुत अरसे से लोकल गवर्नमेंट के, वहां नहीं हो रहे। बलोचिस्तान में नहीं हुए। सिर्फ हमने जो यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे सही तरीके से काम चल रहा है, थोड़ा बहुत इख्तलाफात जरूर होते हैं। वो उसकी वजह भी जो कानून बना था उसमें जो जो इख्तियारात हैं वो हमने दिए हुए हैं। लेकिन जो नया अभी इलेक्शन होंगे और उसके तहत जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा, उसको इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा एम्पावर करेंगे फाइनेंशियली भी और वैसे भी। एक और बात करूं, जो एक बहुत आसान सा ले लिया जाता है ना इसको, कि 140A के तहत अगर NFC से प्रोविंस में आया है तो फिर नीचे भी बिल्कुल वही चीजें नीचे जानी होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं। इसके लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसके लिए एक दिन आप जो ये माहिरीन है ना लॉ के, उनको अगर आप बुला लें तो वो इस पर ज्यादा बहस करेंगे। उसमें एक नॉमिनेशन आ जाएगी, कुछ और को भी आप बुला लीजिए। खुर्रम शेर जमान साहब, ये क्लियर हो जाए। खुर्रम शेर जमान साहब, क्या है इस पे आपका जवाब? आपने सुना शाह साहब? जी सर। अच्छा सर, देखिए मेरी डॉक्टर साहब गुजारिश है, 18वीं तरमीम की वजह क्या थी, किन बात के बिना पे 18वीं तरमीम को लेकर आया गया? मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब 18वीं तरमीम आई है तो NFC लेकर आया गया। NFC के जरिए फैसला हुआ कि सूबों को उसके अपने इख्तियारात दे दिए जाएंगे और सूबे अपने मसाइल हल करेंगे, आवाम की मदद करेंगे, आवाम को डिलीवर करेंगे। सर मेरा आपसे ये सवाल है, नासिर शाह साहब से भी गुजारिश है कि आप 12 साल से इक़्तिदार में है ना सर, 18वीं तरमीम को भी मेरे ख्याल से 9-10 साल 11 साल कितने साल हो गए, क्या सूबे सिंध की आवाम को सर आज पीने का पानी मिल रहा है? 18वीं तरमीम के बाद सूबे सिंध की आवाम को सर तालीम मिल रही है? 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबे सिंध की आवाम में लोगों को अस्पतालों में सेहत मिल रही है? 18वीं तरमीम के बाद हमारे हालात तो सर दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी बेहतर नहीं हो रही है। मेरी तो वफाक से लड़ाई शुरू हो गई। अब मैं तो अपनी वफाक से लड़ रहा हूं कि क्या NFC के जरिए वफाक की सिर्फ यही जिम्मेदारी कि पैसा देते रहे, बांटते रहे, और दूसरी तरफ ऑडिटर जनरल जो है वो किताबें छापते रहे बेजाब्तियों की? हम कब तक पिसते रहेंगे सर इसी चक्कर में? ये तो अब हमारी डिमांड शुरू हो गई है कि वफाक से हम लड़ रहे हैं खड़े होके कि कब तक ये तमाशा चलेगा? सर आप हालत तो देखें सिंध की क्या है। मैं नहीं कहता हूं कि पंजाब में, KP में शायद कोई वफाक से न लड़े। आप ऐसा करते हैं कि नासिर शाह साहब से जवाब ले लेते हैं आपके इल्जाम का। शाह साहब, इसका इससे पहले कि मैं नईम मीर साहब की तरफ चलूं, नासिर हुसैन शाह साहब इसका जवाब तो दे दें, जो कह रहे हैं कि हालात में तो कोई बेहतरी हुई नहीं, कोई नजर ही नहीं आती, 18वीं तरमीम को 10 साल गुजर गए। अच्छा, मैं एक अर्ज करूं कि आप एक एक सेक्टर वाइज ले लें। अगर चलें, आजकल सबसे ज्यादा जिस सेक्टर पर बात की जाती है वो हेल्थ का सेक्टर है। तो डॉक्टर साहब, मैं पानी ले लें, चलें सर पानी ले लीजिए कि आप एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, एक एक्सक्लूसिव उस पर आता हूँ, ये सुन लें, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप आकर काइंडली इस पे करें हेल्थ पे, कि जो इल्जाम लगता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने इतने साल इतने लगा दिए, तो फिगर भी गलत बताते हैं कि इतने खराब चले जितने भी थे, उसका आपको नजर आएगा। अब देखिए ना, रेबीज वैक्सीन नहीं मिल रही कराची में या सिंध के इलाकों में, बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ बातें हैं ना सर। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप आ जाए हार्ट डिजीज के उसमें, कि इस वक्त साउथ एशिया में मैं दावा करने के लिए तैयार हूँ, आप इस पे आके प्लीज प्रोग्राम करें कि जितने मुफ्त ऑपरेशन दिल के सिंध के इन सेंटर्स में होते हैं, जो मुख्तलिफ पूरे सिंध में है, कराची से लेकर सक्खर तक, इतना किसी और जगह पे इस तरह हो रहा हो। ये जो लिवर ट्रांसप्लांट है, जिसका लिए हम सोचा करते थे कि कभी इंडिया किसी को भेजें, लंदन भेजें, वो यहाँ पे सर मुफ्त होता है। और सक्खर और खैरपुर के इलाके में गंबट है, खैरपुर के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जिसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वहाँ पे बड़ा जबरदस्त इलाज हो रहा है।
कैंसर का इलाज साइबर लाइफ से कराची में हो रहा है। एक और मैं आपको बात बताऊं, शौकत खानम हॉस्पिटल हमारी प्राइड है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है। इसी तरह का एक काम सिंध में भी है। सिविल हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल है जिसको अदीब रिजवी साहब रन करते हैं, कैंसर का हॉस्पिटल, जिसमें भी सिंध गवर्नमेंट फंड करती है। उसमें और शौकत खानम में एक फर्क है। एक फर्क तो ये है कि वहाँ पे 1 रुपया यहाँ पे खर्च नहीं होता किसी का भी, वो तो और वहाँ पे जो लेटेस्ट मशीनरी आई है, इक्विपमेंट जो आया है, वो शौकत खानम में भी नहीं है। अच्छा, अब उसमें फंड हम दे रहे हैं, उसमें फंड मोस्टली मतलब अब देखिए ना हो क्या रहा है कि आपको अर्ज करूं, खुर्रमशेर जमान साहब के हिसाब से कोई चीज दिखाने को नहीं है, आप कह रहे हैं कोई कमजोरी है नहीं है, तो आपको दावत दे रहा हूँ। नहीं कमजोरी है, हमने बेहतर करना है सर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर चीज बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में, एक सेकंड से खुर्रम भाई, अगर पूरे पाकिस्तान में इस तरह की सब चीजें बेहतर हैं तो हम बिल्कुल कसूरवार हैं कि हमारे यहाँ कहीं पे जो ढूंढ ढांड के कोई ना कोई नहीं मीर साहब जो है ना वो एक दफा प्रोग्राम करें। हाँ, एक आके आप प्रोग्राम करें। अच्छा, पानी की बात भाई ने की, पानी के इसमें बहुत बेहतरी लाई गई है। कमेंट ले लें क्विकली, फिर मुझे नई मीर साहब की तरफ जाना है। खुर्रमशेर जमान साहब उन्होंने कहा है बहुत अच्छी पिक्चर है, आप इन चीजों को देख नहीं रहे जो बेसिकली इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। सर आखिरी जो वाटर कमीशन बना था ना, उस वाटर कमीशन के अंदर ये क्या कहा था कि सूबे सिंध के अंदर 70% लोग जो पानी पी रहे हैं, 70% जो लोग पानी पी रहे हैं इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये मैंने नहीं कहा था, ये वाटर कमीशन ने कहा था। इस सूबे के अंदर जो तालीम का हशर किया गया है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज की तारीख में भी अगर आप स्कूलों में जाएंगे तो बच्चों के, अगर आज की तारीख में भी अगर आप सिंध के स्कूलों को आप देख लेंगे ना, तो आप अपनी आंखों के ऊपर पट्टियां बांध देंगे। हर साल बजट के जब इजलास होते हैं, हम इनको सारा डेटा देते हैं कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कितने स्कूल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, कितने स्कूलों के अंदर बेंचेस नहीं है, कहां पे टीचर्स आते हैं, कहां पे नहीं आते हैं, आपका एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना नीचे जाता जा रहा है। मुझे जिस तरीके से अस्पतालों के बारे में आपने फरमाया वो भी हकीकत। मुझे सिंध से पंजाब की तरफ आने दीजिए, ठीक है, मुझे सिंध से पंजाब की तरफ आने दीजिए। नहीं मीर साहब, आपने सुना इंफॉर्मेशन, और सर ये याद रखिएगा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सेंटेंस मेरा, ये कोई ऐसा जी डॉक्टर साहब ये आखिरी सेंटेंस में कहना चाहता हूं कि याद रखा जाए कि पीपल्स पार्टी को सुबह से 12 साल हो गए और ये 5वां दौर चल रहा है इनका। ठीक है। नहीं मीर साहब, एसओपीज में तब्दीली हो सकती है। नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, अगर एसओपीज में तब्दीली हो तो क्या बुनियादी तौर पे वो 3 एसओपी हैं जिसमें आप और ट्रेडर्स चाहेंगे कि तब्दीली हो, और क्या कमिटमेंट आप दे सकते हैं एक टेलीविजन प्रोग्राम में कि ताजरान जो हैं वो फिर पाबंदी करेंगे और ऐसे हालात नहीं पैदा कर देंगे जिनमें ईद से पहले, ईद के फौरन बाद ये इन्फेक्शन और ये वबा बहुत तेज़ी से फैल जाए? क्या करेंगे आप? इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि एक साहब हैं जिनकी पंजाब में हुकूमत है और दूसरे साहब मोहतरम बैठे हैं जिनकी सिंध में हुकूमत है, और 58% जो NFC अवार्ड दोनों सूबे लेके बैठे हुए हैं। और मैं इन दोनों हजरात से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि काश ये अपनी गुफ्तगू में ये बता देते कि वो ताजर और वो आवाम जिनका ये पैसा है 58% जो सूबों में ये लेके बैठे हुए हैं, उनको इन्होंने इस पेंडेमिक में और उन मुतासरा फ़रीक़ैन को रिलीफ़ क्या दिया है। ताजरों के लिए किसी सूबाई हुकूमत ने आने टके का डॉक्टर साहब कोई रिलीफ नहीं दिया, और 58% फ़ंड जो हैं वो इनके पास ऊपर से आ भी रहे हैं। तो एक तो ये कमेंट आ गया। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो SOPs हैं, हमने SOPs ख़ुद तैयार किए और हमने SOPs तैयार करके हुक्काम को दिए, लेकिन SOPs कहाँ से अप्रूव होके आए, किसने किए? अभी शाह साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है वो ज़ेरे लब पता नहीं कौन कौन सी बात भी कर दी है कि शायद SOPs भी इन्होंने ख़ुद नहीं बनाए, वो कहीं और से बन के आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन SOPs में जो बुनियादी तब्दीली है वो महदूद वक्त की है, इसको जो है ये तब्दील होना चाहिए। ये महदूद वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होलसेल मार्केट्स पर अप्लाई हो सकता है, रिटेल मार्केट्स पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरह हमने आगाही मुहिम को बहुत तेज़ी से चलाना है आने वाले दिनों के अंदर, और अभी इस आगाही मुहिम की कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने तैयारी नहीं की, सूबाई हुकूमतों ने तैयारी नहीं की। और फिर हमने अमलदारी कैसे मुमकिन बनानी है, हमने तजवीज़ दी थी कि हर थाने की सतह पर एक कमेटी फॉर्म कर ली जाए जो पुलिस और ताजर नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो, ताकि वो उन SOPs की जो अमलदारी है वो उसे 100% मुमकिन बनाए, और जो SOPs को दुकान और मार्केट अब्यूज़ करे उसको उसी वक्त
वार्निंग दी जाए, जुर्माना दिया जाए, मुकदमा कायम किया जाए या गिरफ़्तार किया जाए या सील किया जाए, ये इख्तियार भी हमने निचली सतह तक देना है कमेटीज़ को नोटिफाई करके। और आखिरी बात ये कि हमें ये कारोबार जो है आने वाले दिनों में ईद तक इसे 24 आवर्स के लिए भी करना है और 7 दिनों में भी करना है, यानी छुट्टियां ख़त्म करनी है। रिटेल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार ईद के रिलेटेड बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। अगर इन SOPs को इस तरह तब्दील कर लिया जाए तो ये बहुत मुमकिन है कि हम उन SOPs पर भी अमल दरामद करवा सकें और वो तमाम एहतियातें बरत सकें, उन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर सकें जो कोरोना को फैलने से रोकें। मुझे ब्रेक लेने दीजिए। इस वक्त जो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज के जो सारा कुछ आज हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को अपनी जो हिकमत अमली है SOPs के हवाले से उसमें यकीनी तौर पे उस पर रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। लेते हैं ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या करना होगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन एक बार फिर ये दोहरा दूं कि आज जिस किस्म का रश देखने में आया बहुत से बाज़ारों में, ख़ास करके जो गुंजान आबाद इलाकों के अंदर जिनको अंदरून शहर किस्म के बाज़ार कहते हैं, उस रश को देख के ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को अपनी अब तक की जो हिकमत अमली और SOPs हैं उस पर नज़र सानी करनी पड़ेगी। अभी आपने ट्रेडर एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हमारे साथ हैं जनाब नईम मीर साहब, उनको आपने सुना कि उनका ये कहना है कि कम से कम ईद जिसको अब 2 हफ्ते से भी कम रहते हैं उस वक्त तक जो रिटेल की दुकानें हैं, यानी जो आम जो दुकानें हैं जहाँ रिटेल का काम होता है, जो बाज़ारों में दुकानें हैं जहाँ ईद की ख़रीदो फरोख्त होनी है, उन्हें 24 घंटे के लिए भी 7 दिन खोला जा सकता है। यहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, क्या ये बात सिंध की हुकूमत को काबिल कबूल होगी कि ईद तक दुकानों को, जो रिटेल की दुकानें हैं, उन्हें 24 घंटे तक खोला जाए, 7 दिन तक खोला जाए? सर मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो SOPs बनाई गई हैं उनको भी बेहतर किया जा सकता है, टाइम भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं एक और बात थोड़ी सी वजाहत करता हुआ चलूं कि हम लोग अभी जिस तरह टेस्ट इम्प्रूवमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान में, सब सूबों ने की हैं अपनी, वो भी हम कर रहे हैं। और ये भी हमारी गवर्नमेंट की SOP में शामिल है कि अगर जो हमारे पास इस वक्त इंतजामात हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जैसी भी हैं, अगर वो 50% से ज्यादा उसमें खुदा न खास्ता लोग पेशेंट वहां पे आ जाते हैं तो उसके बाद तो हम ये फौरी सारा चीजें दोबारा बंद कर देंगे। कर सकते हैं दोबारा बंद? बिल्कुल कर देंगे सर। देखिए, हमें लोगों की जानें ज्यादा अजीज हैं और हम उसको बिल्कुल टोटल बंद कर देंगे। बल्कि अगर और ज्यादा सीरियस सूरत हाल शाह साहब उसके लिए कोई आसान नहीं है दोबारा बंद करना। मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। कम्युनिकेशन एक मिनट बाद में, पहले बाद में कर लीजिएगा जी जी, सुन लें पहले। जैसे सर हमने पहले बंद किए वैसे ही बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बंद करना चाहे गवर्नमेंट और ऐसी ना हो, क्योंकि हमने शाह साहब पहले भी इल्जाम ये लगता रहा है कि एनफोर्समेंट नहीं कर सके आपने सब कुछ कह दिया लेकिन बंद नहीं कर सके आप। वो एनफोर्समेंट इस वजह से नहीं हो सकी कि जो मिक्स सिग्नल्स और मैसेजेस गए ना कि फेडरल का कुछ और जा रहा है। मेरे काफी काबिल एहतराम दोस्त खुरमजी शेर जमा साहब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन आप देख लें कि लॉकडाउन, आप मीर साहब से पूछ लें कि क्या दूसरे शहरों में लॉकडाउन नहीं था या कारोबारी इदारे बंद नहीं थे, सब चीजें खुली हुई थी। तो वहां पे जब खुली हुई थी तो वहां पे कोई अपोजिशन की पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बात करती थी। वो चाहती थी कि इस हालात में बेहतरी के लिए लॉकडाउन मजीद बेहतर किया जाए। यहाँ पे हम पर खामखा तनकीद की जाती रही, जो भी वजह हो। लेकिन तनकीद का मसला है शाह साहब या कैपेसिटी इशू है एनफोर्समेंट? थोड़ा सा आ जाओ सर, एनफोर्समेंट हो जाएगी, आप बेफिक्र रहें। जब गवर्नमेंट करना चाहती है तो कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। लेकिन हमें एक पेज पे आना होगा, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बात ये कि जो नहीं सर, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा था शाह साहब के लिए, देखिए जो हमारे बस में था वो हमने फौरी तौर पर रिलीफ दे दिया। मीर साहब एक मिनट सर, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। एक जो हमारे हाथ में था रिलीफ देना टैक्सेस में, वो हमने फौरी दे दिया। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि छोटे ताजरों को कर्जे दिए जाएं इंटरेस्ट फ्री। फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि वो भी इसमें, उन्होंने भी स्कीमें दी हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने भी, आपने देखे स्टेट बैंक की, दीगर बैंकों की स्कीम आई है आप कारोबारी हजरात के लिए कि जो लोग सैलरी देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही कम इंटरेस्ट पे वो अलहदा से पूरा इंतजाम कर रहे हैं। दीगर बहुत सारी चीजें हैं और हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमें आपका एहसास है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको बिल्कुल मुश्किलों में डाल दें। हमसे जितना हो सकेगा हम सुन तो लें करेंगे। अतीक मीर साहब, नहीं मीर साहब, सॉरी नहीं मीर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, देखें जिस तरह के ये SOPs बनाए गए हैं ना,
मुझे अब नासिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू के बाद यूँ महसूस हो रहा है शायद ये बनाए ही इसीलिए गए हैं कि ताजरों की जो प्रेशर है उसको डिफ्यूज़ किया जाए और उनका चेहरा फिर दोबारा मसख किया जाए और उनको इखलाकी इस पोजीशन पे ले आया जाए कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। देखें, इन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक बात ये बताई है कि कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। जब पहले एक सेगमेंट में इन्होंने ये कही थी, देखें इन्फोर्समेंट अगर इन्होंने करनी है, लॉकडाउन करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती बंद करना है, तो ज़ाहिर है उसके लिए पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर ये कर सकते हैं। लेकिन SOPs के तहत बिज़नेस को अगर चलाना है, अगर इनकी ये नीयत है, तो फिर इनके लिए ज़रूर कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। अगर जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे के लिए आपने कारोबार को चलाना है, तो मेरी ये तजवीज़ होगी कि कई लाख लोग जो हैं वो कोरोना टाइगर फोर्स में भर्ती हुए थे और वो रज़ाकार थे। वो कहाँ हैं आज रज़ाकार? उनकी वर्दियाँ भी बनी थी, उनकी टी शर्ट्स भी बनी थी। तो भाई ये मार्केट्स के अंदर आप 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें बनाएं और पुलिस और इंतज़ामिया के साथ इन कोरोना टाइगर्स को जो है वहाँ मार्केटों में ड्यूटीज़ दें, खड़े करें। ये किस काम की फोर्स थी और इसने करना क्या था? अगर इन हालात में इन चीज़ों को आपने बड़ा अजीब सा सवाल उठा दिया है खुर्रम शेर जमान साहब। ये जो कोरोना टाइगर फोर्स थी, इसको सिंध में तो चले सिंध की हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन ये तो आवाज़ पंजाब से आ रही है नईम मीर साहब की कि कोरोना टाइगर कहाँ चले गए हैं। तो क्या हुआ PTI के कोरोना टाइगर्स को? अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली बात जो डिस्कस की गई थी टाइमिंग्स के बारे में, तो मैं खुद भी इस बात को समझता हूं कि जो महदूद टाइम रखा गया है शाम 5 बजे का, ये टाइम शायद सही नहीं है। इसमें जाहिर है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी, उनका भी फैसला है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि टाइमिंग्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि होता है गवर्नमेंट तो चाहती थी कि रात के 12 बजे तक रखा जाए, अपने घरों से निकल। हाँ, तो मेरी इसमें यही राय है कि टाइम जो इसका ज्यादा होना चाहिए, कम से कम दिन में 12 घंटे होने चाहिए। क्योंकि देखिए ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है, रमजान का महीना, लोग ईद की तैयारियां करते हैं। अब क्योंकि वैसे ही 17 दिन बंद था, अब 12 से 13 दिन रह गए, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश जो है वो बढ़ेगा, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। जहां तक कि मीर साहब ने फरमाया है कि टाइगर फोर्स डेफिनेटली सिंध के अंदर तो हमें इशूज आएंगे, लेकिन इसको बनाने का मकसद ही यही था कि जब ऐसी मुश्किलात आएंगी, खुदा ना खास्ता अगर कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं, लोगों के घरों में राशन पहुंचाना है, लोगों को दवाइयां पहुंचानी है, लोगों की मदद करनी है। यहां तक कि मीर साहब ने ये जो बात कही है कि कोरोना की जो टाइगर्स फोर्स बनाई है उनको इस काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि तादाद बहुत बड़ी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। मैं समझ रहा हूँ 8 से 10 दिन और लगेंगे फाइनलाइज करने में उनके। वो कह रहे कनेक्ट किया जा रहा है। कब जाएगी फोर्स जी? खुर्रम भाई, ये तो ईद चली जाएगी 10-12 दिनों में। नहीं मीर साहब अभी हुकूमत मौजूद है, अल्लाह ना करे ये टाइगर फोर्स उन दिनों के लिए बनाई गई, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि उनकी जरूरत पड़े कि हालात इतने खराब हो जाएं कि सारी उम्र चलना है टाइगर फोर्स में, मदद की जाए। लेकिन अलबत्ता मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो SOPs बने हैं उसके अंदर बेहतरी लेकर आनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर उसको बेहतर लेकर। सॉरी, क्या फरमा रहे मीर साहब? मैं तो ये कह रहा हूं नहीं है ईद से पहले, तो फिर उसने ईद के बाद आना है क्या? टाइगर फोर्स को जी हमारे साथ इंटैक्ट करें, ताजरों के साथ उन्हें मिलाएं, ताजरों के साथ मिलकर कमेटीज बनाते हैं। नहीं, टाइगर फोर्स की अराकीन की, खुर्रम भाई बात सुने, इनकी अराकीन की मार्केटों में ड्यूटियां लगाते हैं हम इनकी 3-3 शिफ्टें बनाते हैं, इनके हाथों में डंडे पकड़वाते हैं, इनको टी-शर्टें भी देंगे, इनको खाना भी देंगे, इनकी रिहाइश का इंतजाम भी कहीं कर देंगे। ये हमें बंदे दें आप, ताकि मार्केटों के अंदर जो है ये तमाम तरतीबें ठीक करवाएं, ग्राहकों की तरतीबें ठीक करवाएं। ये टाइगर फोर्स जो है पार्किंग को ठीक करवाए, रश लगने ना दें, लोग ज़्यादा हो जाएं तो लोगों को जमघट्टे से निकालें। ये पूरी तरतीब हमारी मदद करें ना। अब ये ज़ुबानी कलामी दावे हैं, लाखों लोग रजिस्टर्ड हो गए, ये हैं किधर? मीर साहब, मुझे ना आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। देखिए, कम से कम पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि टाइगर फोर्स बनाई किस लिए गई थी और इसी काम के लिए बाहर आएगी, इस बात का यकीन कर लें। देखिए, यही बात हम सिंध में भी समझाना चाह रहे थे कि एक टाइम अल्लाह ना करे ऐसा है कि पुलिस हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, पूरा नहीं कर पाएंगे। जो बातें मीर साहब ने, डॉक्टर साहब फरमाई है, इसी काम के लिए टाइगर फोर्स को यूज किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फौरन आ जाए, उसके ऊपर काम चल रहा है, उनके SOPs बन रहे हैं, उनको डिप्टी कमिश्नर के साथ जो है उनको अटैच किया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली आवाम की मदद करेंगे। SOPs बनाने की जरूरत है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। और मैं फेडरल गवर्नमेंट को खुद ये तजवीज़ देना चाहूंगा कि ये जो महदूद टाइम है उसको फौरी तौर पे खत्म किया जाए,
क्योंकि मैंने आज कराची के अंदर देखा, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर देख लें, सदर में देख लें, ऐसे लग रहा था कि लाखों की तादाद में लोग एकदम से बाहर निकल आए और इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और वंस अगेन मैं आखिर में वापस ये रिपीट करूंगा कि जितने भी लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो एसओपीज बनाई गई हैं उसको फॉलो करें। हमने बड़ा लड़ झगड़ के आपके लिए इन बाजारों को खुला है, जिसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। करना चाहते हैं, लेकिन ये सिंध वालों ने तो बनाने नहीं दी आपको टाइगर फोर्स। जहां आपने पंजाब में बनाई है उसको तो रिवील करें कि वो है कहां पे, हमें तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। ये जो आपके रश हो रही है, ये ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक पुलिस को ही दे देंगे बंदे, ये लाहौर की ट्रैफिक ही ठीक करवाएं आके टाइगर फोर्स वाले। उसका जवाब दिया मीर साहब, मैंने आपको कि उसकी शुरुआत हुई नहीं अभी तक आपका मौकफ जो है वो पहुंच गया है। मैं क्विकली नासिर हुसैन शाह साहब, एक बड़ी तजवीज़ बार बार आती है, वो ये है कि दुकानें तकरीबन 2-2 महीने तक बंद रही हैं, लेकिन दुकानों के किराए जो हैं वो मालिकान पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या इसमें सिंध हुकूमत की कोई पोजीशन है कि ये जो किराया 2 महीने का है, जब दुकानों में कारोबार ही नहीं हुआ, इसी तरह जो बिजली के बिल हैं वो कैपेसिटी पेमेंट्स पे बजाय कंजम्पशन के कैपेसिटी पेमेंट्स पे आ रहे हैं, ये भी एक शिकायत है। क्या सिंध हुकूमत ने दोनों चीज़ों के ऊपर कोई सद्देबाब, कोई पॉलिसी है कि इस पर कोई हल हो, किराया शेयर हो जाए मालिक के दुकान और दुकान के दरमियान? जी बिल्कुल। एक तो मैं वजाहत कर दूं कि हमने बिल्कुल भी टाइगर फोर्स को रोका नहीं है। हमें नाम पर एतराज जरूर था, लेकिन हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ सेक्रेटरी साहब ने खत लिख दिए हैं कि इनको एकोमोडेट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। तो बिल्कुल ये मैंने तो कई दफा वजाहत कर चुका हूँ, पता नहीं क्यों हमारे दोस्त मानते नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपका बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और ये वक्त की जरूरत है कि जो किराए हैं उनको हमने ये कहा था कि इन माह में ना लिया जाए, बल्कि बाद में एक साथ में लिया जाए। बिजली और गैस के बिल जो थे उनके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि उनको भी इसी तरह बाद की में एक साथ कर दी जाए, जो हमने सीएम साहब ने रिक्वेस्ट की थी इदारों को। पानी का बिल हमारे पास है, वो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है, कराची में भी और जहाँ जहाँ जो चीज हमारे उसमें थी। सर पानी आता कहाँ है, आप टैंकर देना फ्री में नासिर साहब, और दीगर सारी चीजें पानी तो टैंकर्स के जरिए आता है सर। अच्छा, ये अब वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। ये जो किराए हैं, ये प्राइवेट किराए आप कम कैसे कर सकते हैं, या प्राइवेट किराए वालों को रोक कैसे सकते हैं? नईम मीर साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बुनियादी इस वक्त एक चैलेंज है, वो ये है कि जब आज एक रिलैक्सेशन दी गई है लॉकडाउन के हवाले से, आज उसका पहला दिन था, तो बाजारों में जिस किस्म का रश देखा गया, उसके बाद एक सवाल पैदा हो गया है कि वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को अपनी SOPs पर, हिकमत अमली पे तब्दीली करनी पड़ेगी। ये डिस्कशन इसी हवाले से थी, आपने देखिए क्या होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।